पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लापता अफराद के लवाहिकीन की जानिब से डी चौक पर लगाए गए कैंप पहुंची हैं, जहां अब वो मुतासरीन से मुलाकात कर रही हैं। इसी से मुतालिक बात करेंगे। इस वक्त यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें डी चौक में इस वक्त जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं उनका धरना जारी है तकरीबन पिछले 2 रोज से। और आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं। इस्लामाबाद की जो मकामी क़यादत है वो उनके हमरा मौजूद है। और इस वक्त जो लवाहिकीन हैं लापता अफराद के, वो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो कौन सुनेगा। हुकूमती ऐवानों में बैठे लोग जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते। हमारे जो लापता लोग हैं उनको कब बाजियाब करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पर बैठे हुए लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी हमें ये यकीन दहानी करवाई गई और कहा गया कि आपके लापता अफराद जो हैं उनको बाजियाब करवाया जाएगा। मुतअद्दिद बार जो कमीशन बना लापता अफराद के हवाले से उसके सामने पेश हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई अभी तक। तो बड़ी तादाद में बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो लापता अफराद के जो लवाहिकीन हैं वो डी चौक में मौजूद हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक ये तमाम लोग जो हैं वो प्रेस क्लब के सामने बैठे रहे। तो आज मरियम नवाज ज़ाती हैसियत में यहाँ पर पहुंची हैं और यकीन दहानी करवाने के लिए यहाँ पर आई हैं कि उनका जो मामला है वो आला ऐवानों में उठाया जाएगा और इसके साथ साथ जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब करवाया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो कि इस्लामाबाद से नामजद किए गए सेनेटर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अंजुम वकील खान यहाँ पर मौजूद है और साबिक डिप्टी मेयर जिशान नकवी समेत दीगर जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद के, वो इस वक्त डी चौक के अंदर मौजूद हैं। और दूसरी जानिब रेड जोन को जाने वाले तमाम तर रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं। और अब से कुछ ही देर में मरियम नवाज जो है वो अपने पार्टी की हिकमत अमली क्या है और इस पर उनका लाए अमल क्या है और इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है लापता अफराद के हवाले से, वो मीडिया के सामने बयान करेंगी। और इस हवाले से जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक। हो जाता है, आप उसको मिट्टी के नीचे दफना कर आते हैं, कब्र में दफना के आते हैं, रहती जिंदगी तक कभी उसकी याद इंसान को नहीं भूलती, जीने नहीं देती, उसकी तकलीफ इंसान के दिल में रह जाती है। लेकिन उस इंसान का गम, मुझे नहीं पता कि वो क्या गम होगा जो रोज़ सुबह उठकर अपने प्यारों का इंतज़ार शुरू कर देते हैं और रात को सोते तक दरवाज़ा देखते रहते हैं, आंखें रास्ता तकती रहती हैं। और ज़रा अपने ऊपर इसको तारी करके सोचें कि किसी बच्चे को ये ना पता हो, ये मैं अभी ये बैनर देख रही हूँ, एक यहाँ पर था वो जो कहा है कि मेरे पोते, आपने उठाया हुआ था, मेरे पोते स्कूल में हैं, क्या बताएं कि वो यतीम है या उनके बाबा जिंदा हैं। मतलब जिन बच्चों को ये पता ना हो कि हम यतीम हैं या हमारा वालिद हयात है, जिस माँ को ये पता ना हो कि मेरा जो बेटा है वो जिंदा है कि मर गया है, किसी बीवी को ये पता ना हो कि वो बेवा है या उसका शौहर हयात है, किसी बेटी को ये पता ना हो कि उसके वालिद जिंदा हैं या नहीं जिंदा। ये हम बात करने में तो कर सकते हैं, लेकिन इनके क्या एहसासात हैं, इनके दिलों पर क्या क़यामत रोज़ गुजरती है। और कई सालों से, यहाँ 2008 से मैं देख रही हूँ कि ये इनकी जो इनके वालिद हैं वो 2009 से लापता हैं। आप सोचें कि कितने साल हो गए हैं और ये लोग रोज़ इसी कर्ब से गुजरते हैं। ये इज़्ज़त वाले लोग हैं, अपने घरों में इज़्ज़त से रहने वाले लोग हैं। और ये इस्लामाबाद की गलियों में, इस्लामाबाद की सड़कों पे इस सर्दी के मौसम में रातों को खुले आसमान के नीचे ये बैठे हुए हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनके, मैं समझती हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है, इदराक है कि पहले इंसान की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तब इंसान की प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं, तब इंसान की मजबूरियाँ भी सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मजबूरियाँ जो हैं इंसान की वो उसके फ़र्ज़ से बड़ी होती हैं? फ़र्ज़ जो है, चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी बैठाया गया इक़्तिदार में, लेकिन आपका फ़र्ज़ है, रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत माँ की तरह होती है, मुल्क माँ की तरह होता है। आपका फ़र्ज़ है
کہ اگر آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے یا آپ ان کے پیاروں کو بازیاب نہیں کر سکتے, آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جن کے لوگ اس وقت ٹارچر سیلز میں ہیں, آپ ان کو بتا دیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں. آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, ایجنسیز کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. میں ملک کی ایجنسیز سے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کی بھی مائیں, بہنیں, بیٹیاں کی اولادیں ہیں, آپ کے والدین ہیں. خدا کے واسطے آپ ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ان کے پیارے مر گئے ہیں یا زندہ ہیں. وہ کچھ نہیں کریں گے, چپ کریں گے, رو دھو کے چپ ہو جائیں گے, لیکن ان کا روز کا جو ایک وہ قیامت ان کے دل پہ گزرتی ہے, وہ تو اس کو تو قرار آئے گا. اور میں عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, صرف 5 منٹ کا شاید راستہ نہ ہو. اور یہ بچیاں کہہ رہی ہیں, مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ 1 ہفتے سے یہاں آ کر بیٹھی ہیں. آپ نے ایجنسیز کو جواب نہیں دینا, آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں, یا آپ کو صرف کہنے کے لیے یہی باتیں ملی ہیں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. یہ لاشیں نہیں ہیں, یہ زندہ لاشیں ہیں, لیکن جیتے جاگتے لوگ ہیں. آئیں ان کی بات سنیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میرا خیال ہے کہ وہ اسی بات سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ کم از کم کسی نے آ کے ان کی فریاد کو سنا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نہ آپ خود یہ اس قسم کے بیانات جاری کیا کریں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا, نہ آپ اپنے وزراء کو منع کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجبور لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں, ڈی چوک میں آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں آپ کا دل ہے, آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا, آپ کا دل کانپتا نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ آؤٹ ڈیٹڈ یا ایکسپائرڈ شیلز پڑے ہوئے تھے آنسو گیس کے, ہم تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے تھے. توبہ استغفار. میں مطلب یہ انسان کی باتیں آپ کی قبر تک آپ کا پیچھا کریں گی. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں, آج میں کسی وفاقی وزیر کا, جن کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتی, وہ آج یہ بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں ایسے ہو رہا ہے اور پنجاب تو یہ کرتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, جو مظلوم ہوتا ہے اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. سندھی, پنجابی, کے پی کے کا بھی کوئی ہو یا بلوچستان کا کوئی ہو, مظلوم ہوتا ہے, اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. خدا کے لیے یہ لوگوں کے زخم پہ نمک نہ چھڑکیں. تو کم از کم آپ اپنے وزراء کو منع کریں کہ وہ ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں, اور آپ آئیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میں آرمی چیف سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میں DGISI سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ ہی کے ملک کے لوگ ہیں, آپ ہی کی بیٹیاں ہیں, آپ ہی کی مائیں ہیں. آئیں ان کے ساتھ بات کریں, ان کا جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کو حل کریں. جو ان کے لوگ زندہ ہیں ان کو کورٹس میں پروڈیوس کریں, اور جو زندہ نہیں ہیں کم از کم ان کو اطلاع دے دیں کہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. اور روز محشر کو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. حکمران کی پوچھ بہت بڑی ہے. حکمران تو آپ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں نا, تو ان کا دور حکومت یاد رکھیں اور پھر اپنی طرف ایک نظر دوڑائیں اور شرم کریں. میم یہ بتائیے گا کہ مسنگ پرسن جو کمیشن تھا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, جوڈیشری کا اس میں کیا رول ہے, اور کیا کوئی اس معاملے پہ کوئی لیگل کوئی ان کو اسسٹنس؟ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے یہ بات کی کہ جب کمیشن بنا, کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں آپ نے ان کو مانا ہی نہیں, تو آپ جتنے چاہے کمیشنز بنا دیں. یہ کمیشنز جو ہے نا یہ آئی واش ہوتے ہیں بھائی. ان کا یہ ہوتا ہے ٹائم بائی کرنے کا طریقہ. ان کا حل ہو سکتا ہے, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے تو آپ ان کو سزا دیں, آپ ان کو بتائیں ان کے گھر والوں کو کہ آپ کے جو فیملی ممبر ہے اس نے یہ قصور کیا ہے. لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ان کو اطلاع تو کریں. یہ ان کا بیسک حق ہے, یہ ہیومن رائٹس ہیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا پیارا ہے بھی نہیں, ہے بھی یا چلا گیا دنیا سے. گزشتہ دور حکومت آپ کا تھا, ابھی یہ بتا رہے تھے 2015 میں, 2016 میں, اس سے پہلے 2009 کا بھی آپ نے خود ذکر کیا کہ لاپتہ افراد ہوئے. اس وقت حکومت نے کیوں اقدام نہیں اٹھایا؟ ایک چیز, اس وقت عمران خان اظہار یکجہتی کے لیے آتے تھے, آج آپ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. کیا صرف اظہار یکجہتی سے ان کا یہ مستقل مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے یہ بتائیے گا. دیکھیں, میں اس وقت سوائے اظہار یکجہتی کے اور کچھ نہیں کر سکتی, اور میں صرف ان کی بات سن سکتی ہوں. ان کو یہ احساس دلا سکتی ہوں کہ یہ بلوچستان سے ہیں لیکن یہ اکیلے نہیں ہیں.
बलूचिस्तान से अगर ये हैं तो ये मुल्क की बेटियां हैं, मुल्क की माएँ हैं, और पंजाब से के जो लोग हैं या बाकी सूबों के जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान जो है वो ज़ख्मी सूबा है, उसके शिकायत जो हैं वो ठीक भी हैं, लेकिन जब आपका कोई सूबा नाराज़ होता है, उसकी तकलीफ़ें होती हैं, उसकी जेन्युइन शिकायतें होती हैं, तो आप उनको धक्का देकर परे नहीं करते, आप उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इक़्तिदार के बाद, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी जमात की भी बात कर रही हूँ, अगर इक़्तिदार के बाद आप इतने मजबूर हो गए हैं कि आप अपने बेसिक फ़र्ज़ को भूल गए, आप बेहिस हो जाते हैं, आप अपनी जो फ़र्ज़ है आप उसे अदा नहीं कर सकते, तो ऐसे इक़्तिदार से इक़्तिदार में ना होना अच्छा है। ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब भी यहाँ मिसिंग पर्सन शिकायत में आए थे, 2010 में आए थे, और उन्होंने 50 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान भी किया था लवाहिकीन की फैमिलियों के लिए कि जिनके घरों में चूल्हा नहीं चल रहा, उनकी मुश्किलात कुछ कम हो सके। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जब यहाँ चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, तो आमना मसूद जंजुआ जो है इनको यहाँ पे लेडीज़ पुलिस ने घसीटा और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मियाँ साहब की इंटरवेंशन पे रात को मुकदमा खारिज हो गया था। तो आपसे सिर्फ ये पूछना है कि अगर अल्लाह ताला आपको दोबारा मौका देता है, इस मुल्क के इक़्तिदार की गद्दी पे बिठाता है, तो आपकी क्या पॉलिसी होगी कि इन लोगों के मसाइल का हल नहीं कर सके? वो पॉलिसी मैंने अभी आपको बता दी कि अव्वल तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सलूक अपने ही लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कुछ सिक्योरिटी की मजबूरी हैं, अगर आप को लगता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई उसमें मुलव्विस है, तो उसका एक तरीका कार है। उसका ये तरीका नहीं है कि आप रात को उसको घर से उठा के ले जाएं और 10 साल तक आप उसके घर वालों को ये ना बताएं कि आपका प्यारा है किधर। कम अज़ कम देखें, कम अज़ कम जो भी उनका जहाँ भी जो भी स्टेटस है उनका, वो जिंदा हैं या मर गए हैं या टॉर्चर सेल्स में हैं या कहीं भी हैं, कम अज़ कम उनके घर वालों को बता दें ताकि उनको चैन आ जाए। लास्ट क्वेश्चन। और फिर दूसरी बात ये कि अदालतें हैं इस मुल्क में, अगर आप शो ऑफ हैंड्स का और ओपन बैलेट को अदालत में ले जा सकते हैं तो अदालतें खुली हैं, इनके मुकदमात अदालत में चलाएं, लोगों को पता चले। अब आपको सेनेट के इलेक्शन जब आपने चोरी किया उस वक्त आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया, अब आपको लगता है कि आप हार जाएंगे या आपके लोग चले जाएंगे तो आप उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो इनका मुकदमा भी ले जाएं अदालतों में। अदालतें बनी हुई हैं, दहशतगर्दी के लिए भी बनी हुई हैं, हर चीज़ के लिए बनी हुई हैं, स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं, आप लेकर जाएं, लोगों को पता चले कि वाकई कसूरवार हैं या आपसे गलती हुई है। एक तिहाई से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज आप। और मैं ये भी बता दूं, मुझे ये भी पता चला है, मुझे खुद बलूचिस्तान से ये पता चला है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं या ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और गलती हो गई है, और वो या तो बेचारे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कुछ भी हो गए, इनको बता दो भाई, बस मैं इतना चाहती हूँ। अच्छा मैम, एक तिहाई से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रास्ता आज आप हुकूमत को दिखा रही हैं, ये आपके वक्त भी ये ऑप्शंस खुले हुए थे, तो आपके रास्ते में रुकावट क्या चीज़ थी? मैं इन मामलात को नहीं जानती, मैं ये ज़रूर समझती हूँ क्योंकि मैंने दूर से देखा है, मजबूरियाँ हैं, होती हैं, लेकिन फ़र्ज़ से बड़ी मजबूरी नहीं होती। मैंने जो बात अभी की मैं दोबारा करूँगी कि अगर कोई मजबूरी है, अगर इसमें कोई चीज़ भी आड़े आती है तो इनको इत्तला करें, इनसे बात करें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो 5 मिनट का रास्ता है, आएँ और इनके सर पे हाथ रखें। नहीं आ सकते अपने किसी वज़ीर को भेजें, नहीं भेज सकते तो कम अज़ कम इन ह्यूमन स्टेटमेंट्स इशू ना करें जिनसे लोगों के दिल जो है वो छलनी हो जाए। हुक्मरान हर चीज़ नहीं कर सकते, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन कम से कम सर पे हाथ रख सकते हैं। मैडम 2000 मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है। क्या हो सकी? नहीं, अभी उन्होंने बताया, अभी उन्होंने आपके सामने बताया कि आमना साहिबा के ऊपर, जंजुआ साहिबा के ऊपर पर्चा कटा, उनको घसीटा गया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन उसको वापस किया। ये तो कर सकते हैं ना। मैम इतने सालों से आप बरसे में आ रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम फ्यूचर अगर आप आती हैं तो क्या आप समझते हैं कि मुल्क की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेंगी, या अभी तक पाकिस्तान के मुल्क में लोगों की बुनियादी ज़रूरियात लेने के लिए रोड पे बैठे हैं? क्या जरा थोड़ी देर मार दो। देखिए, हुकूमत का बेसिक फ़र्ज़ जो है ना, बेसिक फ़र्ज़ वो अपने लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। अब मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन जहाँ लोग बेसिक अपनी जो नीड्स हैं,
کھانا پینا, ادویات, علاج, جب اس کی دہائیاں دے رہے ہوں, اور یہاں آ کر ہر طبقہ, کیا وہ مسنگ پرسنز ہیں, یا وہ سرکاری ملازمین ہیں, یا وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, یا ڈاکٹرز ہیں, کچھ بھی ہیں, ہر کوئی آج سراپا احتجاج ہے, اور ظاہر ہے لوگوں کی زندگیاں عذاب ہو گئی ہیں. تو یہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا الفاظ ادا کروں, کہ ہر بندہ آج سڑکوں پہ, لیکن آپ کے اندر اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ ان کی بات سنیں. آپ الٹا ان کو مارتے ہیں, ان کے اوپر شیلنگ کرتے ہیں, لاٹھی چارج کرتے ہیں, ان کو دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ بہت شرم کا مقام ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. ناظر آپ اسلام آباد سے دیکھ رہے تھے جہاں پہ مریم نواز گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے بڑے بیانات دیے جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی حکومت ملتی ہے تو اس کے بعد ان بیانات کو بھلا دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ حکمرانوں کو آنا چاہیے, اگر خود نہیں آ سکتے تو اپنے کسی نمائندے کے ذریعے ان سے بات چیت ضرور کریں, اگر بات چیت بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہاں پہنچ کے ان کے سروں پہ دستے شفقت ضرور رکھیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ریاست ان کی اپنی ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست کا کام لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ہوتی ہیں, اور کہا کہ اگر وہ ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر حکومتیں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قصوروار نہیں ہیں.